हमको झूठ से बचना चाहिए। झूठ जो है तो हमको बोलने से गुरेज करना चाहिए, बचना चाहिए। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। अब इसी तरह जो है तो उबैद, ये यहाँ से वाक़या शुरू होता है कि उबैद जब ट्रेन से उतरा तो उस वक्त सुबह के 6:30 बज चुके थे। कितने बज गए थे? 6:30 बज चुके थे, मगर सूरज ने गहरे कोहरे में मुंह छुपा रखा था। कोहरा यानी कि जब धुयारी छा जाती है ना, तो उसे कोहरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोहरा पड़ना। धुयारी जब छाती है सुबह के वक्त में, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत धुयारी हो जाती है, ज़्यादातर जो है तो पहाड़ी इलाके में ज़्यादा होती है। तो 6:30 बज चुके थे, लेकिन धुयारी ज़्यादा थी, कोहरा ज़्यादा छाया हुआ था। यख पड़ रही थी। यख पड़ना शबनम गिरना, ओस पड़ना जिसको कहते हैं, या एक हिंदी का लफ्ज़ है दड़ पड़ना, दड़ गिरा, जैसा कुछ बातें करते हैं देहातों में लोग, तो उसका उर्दू लफ्ज़ जो है तो उसे शबनम गिरना कहते हैं। तो शबनम गिर रही थी। चार बाग जैसे बड़े स्टेशन पर जहां ट्रेन की आमद रवानगी के वक्त खवे से खवा छलता है, एक अजीब तरह का सन्नाटा था। यानी कि यहाँ पर जो है तो अली अब्बास हुसैनी ये बता रहे हैं कि जब ट्रेन में से मुसाफिर स्टेशन पर नीचे उतरते हैं तो उनकी इतनी भीड़ हो जाती है कि हमारे जो है तो खवे से खवे लगकर लोग जो है तो चलते हैं। और ये नज़ारा ज़्यादातर आप देखेंगे बड़े बड़े सिटियों में देखने के लिए मिलेगा। हिंदुस्तान में अगर ये नज़ारा देखना है आपको तो आप बम्बई चले जाओ और वहाँ के स्टेशन पर नज़ारा देखो, तो फिर हमको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर जितनी पब्लिक दिन में चलती है उतनी ही पब्लिक रात में चलती है। और वहाँ पर जो है तो ट्रेन आती है और आगे होता है कि लड़की की शादी ब्याह, अगर शादी होगी जब उसकी रुखसती होती है तो घर वीरान हो जाता है। बस 5-7 कुली दिखाई दी। स्टेशन पर कितने कुली? 5 या 7। देखो हर चीज़ पर सवाल है आधा आधा नंबर का। वो भी मुंह लपेटे पाला मारे हुए पौधों की तरह सुकड़े सुकड़ाए, है ना। कैसे जा रहे थे? मुंह पर पाला लपेटे, यानी कि टावेल वगैरह लपेटे हुए ऊपर सर्दी से बचने के लिए, है ना, ऐसे ऐसे सुकड़ के बैठे हुए और जा रहे हैं। अगला पैराग्राफ देखिए। रात को ट्रेन पर उसने खुद भी सर्दी की इस तेज़ी को बुरी तरह महसूस किया। कहाँ पर? ट्रेन के अंदर सर्दी खाई उसने, सर्दी महसूस की, है ना। लेकिन उसने बर्थ पर अपना खासा मोटा गद्दा बिछाया था। क्या बिछाया था? गद्दा बिछाया था मोटा सा। उस पर 2 कंबल ओढ़े थे। कितने कंबल? 2 कंबल ओढ़े थे। उनके ऊपर से अपना मोटा ओवरकोट भी डाल लिया था। कैसे बचने के लिए? सर्दी से। सर्दी मौसम सरमा जो है तो शबाब पर था, जवानी पर था, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ चुकी थी। अब उसने क्या किया कि सर्दी से बचने के लिए बर्थ पे जो है तो मोटा गद्दा बिछाया, उसके बाद उसके ऊपर से उस पर वो सो गया और 2 कंबल ओढ़ लिया, और उसके बाद जो ओवर कोट था, यानी कि ऊपर से जो कोट पहनते हैं हम, तो वो कोट भी उसने कंबल के ऊपर डाल लिया। लेकिन मगर पाँव फैलाकर ना सो सका था। पाँव फैलाकर, हाँ, क्योंकि कंबल हो सकता है छोटे होंगे, है ना, तो पाँव फैलाकर वो नहीं सो सका था। क्यों नहीं सो सका था? क्योंकि उसको हवा लग रही थी, और जब हमको हवा लगती है तो हम सुकड़ जाते हैं, पैर भी ऊपर कर लेते हैं, हाथ भी सीने से बांध लेते हैं। ठंडक के मारे गठरी ही बना रहा। कैसा बना? जैसा थैला बनाकर कुछ सामान हमने बांध के रख देते हैं ना, वैसा एकदम गठरी बनकर जो है तो बर्थ पे लेटा रहा, सोया। उसका बार बार जी चाह रहा था। किसका? उबैद का। देखो उबैद का वाक़या यहाँ पर जो है तो बयान किया जा रहा है कि मुसन्निफ़ ने अपने आप को उबैद कहा है। मुसन्निफ़ भी ले सकते हैं, हम उबैद भी ले सकते हैं। अब जब नाम दे दिया है तो हम मुसन्निफ़ का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है कि उबैद। तो उबैद ने क्या किया कि उसका जी बार बार चाह रहा था कि वो हमीदा की चहती शाल, यानी कि उसके अहलिया की सबसे पसंद की जाने वाली शाल थी, जो उसके अहलिया ने उसको सफ़र की रवानगी के वक्त उसके अटैची में डाल दी थी कि अगर ज़्यादा सर्दी महसूस हो तो इसको ओढ़ लेना ये शाल को। तो वो हमीदा की चहती शाल थी, एकलौती शाल थी, है ना, बहुत चाहती थी उसको और बहुत उसकी हिफाजत करती थी। वो अटैची से निकाल कर जिस्म पर लपेट ले, यानी बार बार उसको इतनी सर्दी लग रही थी, उसने कोशिश किया कि मेरी अहलिया की जो शाल रखी हुई है हमीदा की, तो मैं उसको अटैची से, अटैची कहते हैं, इंग्लिश का लफ्ज़ है उसका ब्रीफ केस, छोटा एकदम चौखुट, छोटे से साइज़ का एकदम चौखुट आता है, छोटा सूटकेस जिसको कहते हैं, छोटा सूटकेस, उसका इंग्लिश वर्ड है ब्रीफ केस।
तो वो अटैची, वो ब्रीफ केस जो है तो उसमें से निकाल कर जो है तो शाल को वो भी ओढ़ ले ताकि मैं सर्दी से बच जाऊँ, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन वो भी चाहता था कि मेरे अहलिया की जो है तो ये सबसे पसंद की जाने वाली शाल है और मेरी अहलिया जो है तो इस शाल को बहुत पसंद करती है। यकीनन वो इस तरह से ख़ुद को गरमा सकता था, शाल ओढ़ने के बाद खुद को गर्म कर सकता था, सर्दी से बचा जा सकता था, लेकिन उसने सर्दी खाई, तकलीफ़ उठाई, मगर अपनी बीवी की दी हुई शाल ना निकाली, है ना। शाल उसने वैसी की वैसी रखी। डर था, क्या डर था उबैद को? कि डर था कि ओढ़ने लपेटने में मल वल ना जाएंगी, यानी उसमें सिलवटें झुर्रियाँ ना आ जाएंगी। मल वल जाना कि सिलवटें आ जाना, झुर्रियाँ पड़ जाना। जी, उबैद ये बात किस तरह पसंद ना कर सकता था, और उसमें सिलवटें आ जाए, उसमें झुर्रियाँ पड़ जाए। उर्दू का जैसा हम शर्ट में, दुपट्टे में, है ना, काय में भी झुर्रियाँ आ जाती है तो उसका उर्दू लफ्ज़ है सिलवटें पड़ना, उर्दू लफ्ज़ है उसका। तो उसमें सिलवटें ना पड़ जाए, उसमें झुर्रियाँ ना आ जाए, उबैद ये गवारा नहीं करता था, नहीं चाहता था। अब देखिए वो उसकी शाल की तारीफ़ कि बड़ी अज़ीज़ थी ये शाल हमीदा को, है ना, बहुत पसंद थी, उसकी रफ़ीक बन चुकी थी, उसकी दोस्त बन चुकी थी। बहुत दिनों से उसकी ख्वाहिश थी कि उसके पास एक ऐसी शाल, ऐसी खूबसूरत और इतनी अच्छी हो कि किसी के पास ना हो। अब जो है तो अपने उबैद जो है वो शाल का वाक़या बयान कर रहा है कि उबैद ने हमीदा को शाल कहाँ से ला कर दी थी, है ना। और उसकी अहलिया हमीदा ये चाहती थी कि मुझे ऐसी शाल चाहिए कि मेरे महल्ले में, है ना, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे ख़ानदान वालों में, मेरे ससुराल वालों में वो शाल किसी के पास ना हो। तो उबैद ने भी क्या किया, उसकी पसंद की ख्वाहिश रखते हुए उसने अच्छी सी जो है तो शाल उसको लाकर दी थी। वो वाक़या यहाँ पर वो ये पैराग्राफ में बयान कर रहा है उबैद। तो बड़ी अजीज़ थी ये शाल हमीदा को, बहुत दिनों से उसकी ख्वाहिश थी कि उसके पास एक शाल ऐसी खूबसूरत और इतनी अच्छी हो कि किसी के पास ना हो। अब के अप्रैल में, यानी कि वो वाक़या बयान कर रहा है जब उबैद ने शाल ला के दिया था हमीदा को, तो अब के अप्रैल में उबैद जश्न बहार के मुशायरे में शरीक होने श्रीनगर गया था। कहाँ गया था? कश्मीर, श्रीनगर। वहीं से ये शाल शहर की सारी दुकानें छान कर हमीदा के लिए लाया था। शाल कहाँ से लाई गई थी? श्रीनगर से, है ना। और उबैद किस लिए गया था श्रीनगर? मुशायरा पढ़ने के लिए गया हुआ था। उसके चौड़े हाशिए पर बहुत ही उम्दा, नाजुक और बारीक काम बना था और बीच वाले हिस्से में हर तरह के फूल खिले थे। देखो शाल में भी हाशिया होते हैं, जैसे छोटी दस्ती लाते हैं उसमें भी हाशिया होता है। तो एक मिसाल के तौर पर ये शाल का हम बॉक्स बना लेते हैं, है ना। तो उसके साइड में इस तरह से आपने टावेल में, दस्ती में देखा होगा, उसको हाशिया कहते हैं। इस तरह से बॉर्डर होता है ना। और इस तरह से हाशिया चारों सिंध बने हुए थे और उसमें वो जो फूलों के नाम पढ़ेंगे हम, उसमें ये फूल बने हुए थे। और वो फूल कौन कौन से हैं? गुलाबो लाला, बनफशा व नरगिस, सेवती और सूसन, कवल और कूजा। ये उस पर शाल पर फूलों की तस्वीर बनी हुई थी। कितनी खुश होंगी वो ऐसी शाल पाकर, उसके गालों पर सुर्खी दौड़ जाएंगी, है ना, मुस्कुराहट दौड़ जाएंगी, मुस्कान आ जाएंगी, उसकी आंखों में सितारे चमकेंगे, है ना। वो उसे ओढ़कर इठलाएंगी, है ना। क्या सोच रहा हो बे? वो उसे ओढ़कर बहुत इठलाएंगी, है ना। क्या बोलते हैं उसको? हिड़गाना। हिड़गाने का लफ्ज़ हम आम बोलचाल की ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं। तो वो उसे ओढ़कर बहुत हिड़काएंगी और आप शर्माएंगी। अब खुलासा जब पढ़ रहे हैं हम तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा ना। और जब वो लखनऊ पहुंचा था और घर में दाखिल होते ही उसने ये खूबसूरत शाल हमीदा के कंधों पर डाल दी थी तो उसके सारे ख्वाब सच निकले थे। किसके? हमीदा के। कि हमीदा जैसी शाल चाहती थी उसके शोहर ने उसको वैसी ही शाल लाकर दे दी थी। क्या हो गया? लेकर हमीदा के कंधों पर डाल दी थी तो उसके सारे ख्वाब सच निकले थे। वो बौखला भी गई थी, है ना, यानी खुशी के मारे पागल हो गई थी।
वो मुस्कुराई थी, वो खिलखिलाई थी और वो बुलबुल की तरह चहक भी उठी थी कि अल्लाह ताला आपकी 100 साल उम्र करे, आपको हमेशा ऐसी ही हिदायत नसीब करे ना, ऐसा जुमले बोली होंगी उसने बेचारी ने। हमीदा ने उसे शीशे की अलमारी में रखा। कहाँ रखे थे? शाल रखने की जगह, शीशे की अलमारी, शीशे की अलमारी में रखा और उसमें मजबूत कुफल डाल दिया। क्या किया? ताला लगा दिए, कुफल लगा दिए। ये अलमारी कंजूस के दिल की तरह हमेशा बंद रहती थी कि वो शाल निकालकर कोई ना उड़े, कोई किसी को हम नहीं देंगे, और हमारे पीछे वो शाल ओढ़कर अगर सर्दी लगे तो ओढ़कर कोई बैठ जाएगा ना, तो उसके लिए उन्होंने उसे कुफल लगा दिया था, ताला लगा दिया था। तो अलमारी कैसी बंद रहती? कंजूस की तरह। बस उसके शीशे दिन में 2 दफ़ा बाहर से झाड़ दिए जाते, शीशों पर कपड़े से उसको शीशे साफ कर दिए जाते थे। दिन में कितनी मरतबा? 2 मरतबा। उबैद ने 1-2 बार टोका भी। क्या कहा उबैद ने? कि शाल ओढ़ने की चीज़ है, परस्तिश की नहीं, यानी पूजा करने की नहीं है। शाल क्या है? ओढ़ने की चीज़ है। आपने उसको जो है तो एक देव बनाकर जो है तो उसको अलमारी में रख दिया ना, कि उसकी रोज़ाना पूजा की जाए। अभी गर्मियाँ हैं, इसलिए इतना ही करो कि उसे अलमारी से निकाल कर 2-1 बार धूप दे दो। क्या करने का है? पुराने कपड़े हो जाते हैं, बिस्तर हो जाते हैं, उसको क्या करते हैं हम? मौसम सरमा निकलने के बाद घरों में धूप देते हैं कि नहीं? तो उबैद भी कह रहा है कि ऐसा करो, अभी मौसम गर्मा है, गर्मियों के दिन है, उसको शाल को बाहर निकालो और धूप में ले जाकर डाल दो, कम से कम उसको 1-2 बार धूप तो दे दो, धूप दिखा दो। ऊनी है, कीड़ा वीड़ा ना लग जाए, ऊन में कीड़ा ना लग जाए ना, आपकी शाल खराब ना हो जाए। वो कहती, बुरा नहीं लगता तुम्हें ऐसी बदशगुनी की बात ज़ुबान से निकालते? क्या कहती है हमीदा? कि तुम्हें बुरा नहीं लगता ऐसी बदशगुनी, ऐसी नौसत भरी बातें ज़ुबान से निकालते हुए? अरे मैं 2-3 बार तो उसे दिन में देखती हूँ। कितनी बार? 2 या 3 बार में खोलते उसको देखते हैं ना, कहीं ख़राब तो नहीं हो रही, कहीं इसमें कीड़े तो नहीं पड़ गए। तो हमीदा कहती है कि मैं उसे दिन में 2 या 3 मरतबा रोज़ाना उसको निकाल कर देखती हूँ। मुँहे कीड़ों की क्या मजा कि उसके पास भड़क सके, है ना, कीड़ों को कोई मजा है क्या? लेकिन उसके ताज्जुब की इंतहा ना रही थी, है ना, हैरत की कोई इंतहा ना थी। 2 दिन पहले इस रोज़ जब उस कड़ाके की सर्दी में वो अपने मुख्तसर सफ़र पर रवाना होने लगा था और होलडाल में बिस्तर रखा जाने लगा था। होलडाल बिस्तर रखने का संदूक, या अभी तो फैशन परस्त भी बहुत सारे आ गए भी ना, यानी कि ऐसे अभी बिस्तर आ गए कि उसको ही बैग डायरेक्ट चैन वगैरह लगा के उसको लपेट के चैन लगा दो, है ना, वो बैग बन जाता है ना। तो ऐसे होलडाल यानी कि बिस्तर रखने का संदूक कहेंगे या बैग कहेंगे। तो बिस्तर रखा जाने लगा था तो दोनों को याद आया था कि इस सफ़र के लिए कोई गर्म चादर नहीं है। यानी कि जब उबैद मुशायरा पढ़ने के लिए निकल रहे थे घर से, है ना, बिस्तर होलडाल में डाल दिए थे, लेकिन दोनों को ख्याल आया कि सर्दी से बचने के लिए, है ना, जब दिन में जागेंगे, है ना, श्रीनगर सर्दी, जो कश्मीर में जो है तो सर्दी ज़्यादा रहती, दिन में ओढ़ने के लिए कोई चीज़ भी तो चाहिए। तो आगे देखिए क्या होता। उबैद का नया लिहाफ तैयार ना हो सका था। नया लिहाफ पर्दे को भी कहते हैं, ड्रेस को भी कहते हैं। हमीदा थोड़ी देर तो सोचती रही, फिर झपट कर अपनी चहेती शाल निकाल लाई। हमीदा थोड़ी देर सोचती रही कि कौन सी चीज़ दूँ मैं, है ना, मेरे शोहर को सर्दी से बचने के लिए। फिर वो सोचने के बाद उसका सोचना खत्म हुआ और फ़ौरन जाकर अलमारी की तरफ दौड़ी और उसने वहाँ से शाल निकाल कर ले आई। उबैद ने रोका कि नहीं, मैं तुम्हारी शाल नहीं ले जाऊँगा। क्यों? क्योंकि वो शाल बहुत पसंद थी। सफ़र में मैली हो जाएंगी। मगर वो किसी तरह ना मानी, है ना, उसकी एहलिया हमीदा किसी तरह नहीं मानी। उसने शाल अटैची केस में रख ही दी। उबैद को बीवी की इस उता मोहब्बत का अंदाज़ा था कि मेरी बीवी मुझे कितना चाहती थी, है ना। उसने अपने तौर पर तय कर लिया। किसने? उबैद ने। अब उसने क्या किया, हमीदा ने वो एक उसकी चहती शाल जो थी सबसे ज़्यादा पसंद, उसने लाके अटैची में जिसमें ड्रेस रखा जाता उसमें लाकर उसने रख दी। लेकिन उबैद ने उसी वक्त सोचा, उसे टोका भी कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उबैद को अंदाज़ा भी था अपनी बीवी की मोहब्बत का, चाहत का, उल्फत का, है ना। लेकिन उसने उसी वक्त उबैद ने ये तय कर लिया था। क्या तय कर लिया था? उसने अपने तौर पर तय कर लिया था कि चाहे मुझ पर कैसी ही गुजर जाए,
कितनी ही मुसीबत आ जाए, कितनी ही सर्दी खानी पड़े, कितना भी सर्दी में थरथराना पड़े, मैं इस शाल को 1 मिनट के लिए भी अपने इस्तेमाल में ना लाऊंगा। ये उबैद ने उस वक्त सोच लिया था। और उसे हमीदा को वैसे ही साफ़ सुथरी बेशिकन लाकर वापस कर दूंगा। शिकन कहते हैं चेहरे पे जो झुर्रियाँ आ जाती है ना, तो उसे भी कहते हैं। यानी कि शिकन से मुराद जैसा कि किसी का कुछ नुकसान हो जाता है, उसके चेहरे के तासुरात बदल जाते हैं ना, उसे बुरा लगता है। तो उबैद ये चाहता था कि मैं ये शाल ओढ़ूँगा, वो ख़राब हो जाएंगी, मैली हो जाएंगी, उसमें झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, है ना, उसका रंग उड़ जाएगा। तो ऐसा ना हो कि वापस आने पर मेरी बीवी शाल देखकर नाराज़ हो जाए, उसके चेहरे पे शिकन आ जाए, झुर्रियाँ आ जाए, है ना। तो शिकन लाकर वापस कर दूंगा जैसे कि वो हमीदा के हाथों से मुझे मिली थी। उबैद ये चाहता था कि जैसी शाल मुझे मिली है मैं वैसी की वैसी हमीदा को लाकर वापस कर दूंगा। उसने पूरे सफ़र में इसीलिए शाल नहीं ओढ़ी। उसने पूरा सफ़र तय हो गया लेकिन शाल को नहीं ओढ़ा। उसने ट्रेन में सर्दी भी खाई मगर शाल ना निकाली। सब पर आधे आधे नंबर के सवाल आने वाले हैं, जवाब आने वाले हैं। उसने ट्रेन में सर्दी खाई फिर भी शाल ना निकाली। उस वक्त अलबत्ता उसने शाल सूटकेस से निकालकर हाथ में ले ली। क्या किया उसने? ब्रीफकेस सूटकेस से निकालकर उसने, अटैची से निकालकर उसने शाल को हाथ में ले लिया। उसका इरादा था वो घर पहुंचते ही उसे हमीदा के सर पर डालकर कहेगा, लो देखो मैं जैसी नहीं ले गया था वैसे ही वापस ले आया, तुम्हारी शाल मैंने ज़रा भी मैल ना लगने दिया। उबैद क्या कहने वाला था? ये जुमला कहने वाला था। तो इस पर भी 1 नंबर का सवाल आएगा। इसलिए जब वो गर्म सूट पर मोटा ओवरकोट पहने, अपना पहले तो अंदर उसने लिबास पहना था, उसके ऊपर से उसने कोट पहना हुआ था, गले को ऊनी मफलर से और हाथों को चमड़े के दस्तानों से छुपाए रिक्शे पर बैठा तो उसने हमीदा की शाल घुटनों पर रख ली। काय पर डाल ली उसने शाल? अपने घुटनों पर डाल दी। अब क्या किया उसने? देखिए कि अब उसका हुलिया, मुसन्निफ जब रिक्शे में बैठे हुए थे तो क्या क्या पहने थे, अब हमको जवाब में लिखना पड़ेगा। क्या? गरम सूट, मोटा ओवरकोट, गले में मफलर, हाथों में चमड़े के दस्ताने। हो गए 4। 2 नंबर की सरगर्मी। बैठा तो उसने हमीदा की शाल घुटनों पर रख ली। ख्याल था घुटने भी गर्म रहेंगे और शाल में शिकने भी ना पड़ेंगी और झुर्रियाँ भी नहीं पड़ेंगी। उसने क्या किया? फिर शाल को अपने दोनों पैरों पर रख दिया कि मेरे पैर भी गर्म रहेंगे और शाल में जो है तो झुर्रियाँ भी नहीं पड़ेंगी। अब रिक्शे वाले का वाक़या जो है तो मुसन्निफ बयान कर रहे हैं। रिक्शा वाला जवान था, भूरे भूरे शाने यानी कि गोरे गोरे, चौड़ा सीना, मजबूत कमर, मोटी मोटी पिंडलियाँ, जो हमारा पैर का पंजला होता है उसके पीछे पिंडली होती है, मोटी मोटी पिंडलियाँ थी, बड़े बड़े पाँव थे। उसने सर और गर्दन में एक सूती मफलर पगड़ की तरह लपेट रखा था। क्या कि पगड़ी की तरह, यानी जो सर पे सरदार जो पगड़ी बांधते हैं, है ना, तो पगड़ी उसने मफलर को पगड़ी की तरह जो है तो लपेट लिया था। पुराने ज़माने में सर्दी से बचने के लिए टावेल की तरह जो है तो एक ऐसी लंबी मफलर आया करती थी, 5-6 इंच की ऐसी चौड़ी होती थी। वो सर्दी से बचने के लिए कानों पे, गले में, सिर पे लपेटा जाता था। वो अपनी ठंडक, हाँ, मफलर पगड़ी की तरह लपेट रखा था। वो अपनी ठंडक दूर करने के लिए रिक्शा तेज़ तेज़ चला रहा था। ऊपर की एक लाइन रह गई। हाँ, वो आधी आस्तीन की खाकी कमीज़, खाकी शर्ट पर एक पुराना सेंडोकेट स्वेटर पहना था। सेंडोकेट यानी कि हाफ सूटर, सेंडो सूटर, सेंडो बनियान आते हैं ना, उस तरह से। तो उसने पुराना सेंडोकट स्वेटर पहने था, यानी कि हाफ आस्तीन का सूटर पहने हुआ था, बगैर आस्तीनों का सूटर पहने हुए था, और टांगों में खाकी नेकर, खाकी पैंट पहनी हुई थी। पिंडलियाँ भी नंगी और पाँव भी नंगे। पिंडलियाँ, पैर भी नंगे थे, पैर में मोजे नहीं थे, जूता भी नहीं था सर्दी से बचने के लिए, है ना, और वो दोनों भी नंगे थे। वो अपनी ठंडक दूर करने के लिए रिक्शा तेज़ तेज़ चला रहा था। अब जाहिर सी बात है, सर्दी के मौसम में अगर हम वॉकिंग पर जाते हैं, स्पीड में चलते हैं, तो हमें सर्दी महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे जिस्म से जो है
तो जिस्म से पसीना जो है तो नमूदार हो जाता है, और वो पसीने के ज़रिए से हमारा जिस्म जो है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। वैसा ही अगर आप सर्दी के मौसम में साइकिल चलाएंगे तो आपको थोड़ी दूर आधा 1 किलोमीटर सर्दी लगेगी, बाद में आगे जाएंगे आप तो सर्दी आपको कम महसूस होगी, सर्दी नहीं लगेगी। तो वैसा ही रिक्शे का है। अब रिक्शा तो साइकिल से ज़्यादा वजनी भी होता है, उस पर ऊपर से सवारी भी बैठी हुई रहती है। तो सर्दी से बचने के लिए क्या कर रहा था रिक्शे वाला, रिक्शे को स्पीड से चला रहा था। उसने रिक्शे को और तेज़ कर लिया। रिक्शे की इस तेज़ रफ्तारी ने हवा की धार पर और भी बाढ़ रख दी, यानी कि बाढ़ की ज़ोर और बढ़ गई। ठंडक उबैद के गरम मोज़े में लपटी और ऊनी पतलून में ढकी पिंडलियों में तीर की तरह घुसने लगी। अब रिक्शे वाला तो जो है तो सर्दी से बच रहा था, लेकिन पीछे बैठने वाला तो वो तो आसूदा हाल बैठा हुआ है ना। उबैद, जब हम रिक्शे में बैठते हैं या ऑटो रिक्शा में बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, आसूदा हाल। तो पीछे तो जाहिर सी बात है कि जितनी स्पीड में रिक्शा चलेगा उतने स्पीड में पीछे हमको हवा लगेगी। तो उबैद को अब उबैद जो है तो उबैद को सर्दी कैसी घुस रही थी, उसने जो मोज़े पहना हुआ था, सॉक्स पहना हुआ था, तो उसमें भी अंदर सर्दी घुस रही थी। जूता पहने हुआ था, है ना, पैंट में से जो है तो अंदर सर्दी घुस रही थी, उसके शर्ट में से ऊपर से सर्दी जा रही थी गर्दन के पास से, तो तेज़ी से घुसने लगी। उबैद ने हमीदा की शाल की एक तह खोलकर उसे टखनों पर लटका दिया, और उसका एक जो है तो एक फोल्डर उसका खोला, है ना, उसकी एक घड़ी खोली और उसको और थोड़ा सा पैरों पर उसने लटका दिया नीचे तक के, कि जो सर्दी आ रही है वैसी तो वो मेरे पैरों को ना लगे। उबैद ने रिक्शे वाले पर भरपूर नज़र डाली, रिक्शे वाले का जायज़ा लिया। उसके चेहरे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे झलक रहे थे, है ना, चला रहा था ना, चलाने से क्या होता है, एक्सर्शन ज़्यादा होता है तो जिस्म से पसीना शुरू हो जाता है। उबैद ने सोचा कितना फ़र्क है मेहनत करने और बेकार रहने में। क्या सोचा उबैद ने कि बेकार रहने में और मेहनत करने में कितना फ़र्क है, कि मेहनत करने वाले को सर्दी नहीं लग रही और आसूदा हाल रहने वाले को सर्दी महसूस हो रही। तो उबैद को ये फ़र्क उस वक्त महसूस हुआ। जहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे वहाँ अपने ही जिस्म की गर्मी एक बुझा हुआ दिया बन जाएगी। क्या हुआ, बुझा हुआ दिया, बुझे हुए चिराग की तरह। उसे मेहनत मजदूरी की दिया सिलाई दिखाओ तो अंदर की आग भड़क कर बाहर आ जाएगी। यानी कि मेहनत क्या होती है, मजदूरी करना किसे कहते हैं, अगर इसका आसूदा हाल आदमी को अगर इसका अंदाज़ा हो जाए तो वो उसके अंदर की जो आग है तो वो और भी ज़्यादा भड़क उठेंगी और वो बाहर आ जाएंगी। फिर ना लिहाफ की ज़रूरत ना किसी शाल की ज़रूरत। उबैद क्या करे कि अगर मेहनत करने का जज्बा हर इंसान के दिल में अगर पैदा हो जाए तो ना मुंह पर कोई कपड़ा लपेटने की, लिहाफ लपेटना यानी कि कपड़ा लपेटने की ज़रूरत रहेगी और ना ही शाल ओढ़ने की नौबत आएगी। उसने पूछा कहाँ के रहने वाले हो। किसने पूछा, उबैद ने पूछा। किससे पूछा, रिक्शे वाले से पूछा कहाँ के रहने वाले हो। रिक्शे वाले ने जवाब दिया कि गोंडा जिला, यानी कि एक गांव का नाम है ना, गांव का नाम है गोंडा जिला। रिक्शे वाले ने उबैद ने मुस्कुराकर पूछा महरिया है ना। महरिया जो है तो इसके कोई लुगत में मानी नहीं मिले, अगर मिल जाए आपको इत्तेफाक से तो मुझे भी बता देना। रिक्शे वाले ने गर्दन फिराकर देखा और कहा अरे पत्नी और बालक ना हो, तीन तो ऐसे ही सर्दी मार कशा चलाइयत, यानी कि जिसकी बीवी ना हो, लड़का ना हो, तो रिक्शा चलाने के अलावा और कर भी क्या कर सकता है। उबैद ने और कुरेदा यानी कि उसको और उससे ज़्यादा जानने की कोशिश की, है ना। कुरेदा यानी कि बार बार पूछना। उबैद ने और कुरेदा यही है शहर में, उन्होंने क्या कहा, यह है शहर में ही है। वो बोला नहीं साहब अपना देश माँ, वो अपने देश में है। उबैद ने कहा जब ही, यानी कि आप अकेले हैं। रिक्शा वाला उस जब ही का तंज तो क्या खाक समझता, मगर वो गुनगुनाने लगा नैन लड़ी है तो मनवा माँ, है ना, ऐसा जैसा। अच्छा महरिया, हाँ महरिया यानी कि बीवी। तो उसने गुनगुनाने उसके वहाँ की भाषा में, वहाँ की ज़ुबान में जो है तो उसने ये एक फुकरा कहा कि नैन लड़ी है तो मनवा माँ खटक हुई बेकरी। तो उबैद ने हंसकर कहा अच्छा तुम फिल्म देखने के भी शौकीन हो, आप फिल्म भी देखते हो।
वो बोला कबू कबू यानी कि कभी कभी नवाब साहब, कबू कबू नवाब साहब यानी कि कभी कभी नवाब साहब, साल 6 महीना माह, कितने महीने में, साल में या 6 महीने में एक बार फिल्म देखकर आ जाते हैं। उबैद झुंझला उठा, ना जाने क्यों ये सारी परदेसी लखनऊ के हर सफ़ेद पोश को नवाब पुकारने लगते हैं। अब रिक्शे वाले ने उबैद को क्या कहा, नवाब साहब। अब उसको लखनऊ का समझने लगे थे कि ज़्यादा नवाब कहाँ के रहने वाले हैं, लखनऊ के। तो उबैद जो है तो अब झुंझला उठा, उसको गुस्सा आ गया और क्या कहा कि ना जाने क्यों ये सारे परदेसी लोग जो है तो लखनऊ के हर सफ़ेद पोश को, लखनऊ के हर रहने वाले को, हर इंसान को, आम आदमी को भी जो है तो नवाब पुकारने लगते हैं। वही जो मेहनत मजदूरी से आ रही है, यानी कि जो लोग जो दिन भर जो है तो मेहनत मजदूरी करते हैं, रोज़ी रोटी कमाते हैं, दिन भर धूप में काम करते हैं, उनको भी नवाब कहने लगते। बेकारों की खास जमात, वही पिदरम सुल्तान बूद यानी कि मेरे सुल्तान वालिद थे। ये फ़ारसी के लफ्ज़ है, पिदरम सुल्तान बूद यानी कि मेरे वालिद सुल्तान थे। कहकर अकड़ने वकड़ने वाले अपाहिज, यानी कि अपने आप को वहाँ के कुछ लोग क्या कहते थे कि मेरे वालिद भी जो है तो सुल्तान थे, बादशाह थे। वो क्यों उनमें शुमार किया जाए, यानी कि ऐसे लोगों को हम उसमें सुल्तान के ख़ानदान में क्यों शुमार करें। वो तो सुबह से शाम तक अपने जूता साजी के कारखाने में जान खपाता है, 25-30 कारीगरों के काम की निगरानी करता, धूप लू और सर्दी पानी में दुकान दुकान फिर कर सामान खरीदता और ऑर्डर हासिल करता। क्या करता था, ऑर्डर हासिल करता था, हर दुकान में जाता था कि आपको कितने जूते लग रहे, कितने चप्पल लग रहे, हमने ये वैरायटी की चप्पलें बनाई, ये वैरायटी के जूते बनाए, है ना। और 25 से 30 मज़दूरों की निगरानी भी करता था। इस तरह खून पसीना एक करता, तब जाकर 4 पैसे आते हैं, है ना। हम तो खून पसीना करके जो है तो 4 पैसे कमाते हैं, और ये रिक्शा वाला जो है तो उबैद को नवाब समझ बैठा था, इसलिए उबैद जो है तो झुंझला उठा, गुस्से में आ गया। उबैद इसी तरह पेचोताप खाता रहा कि नम हुआ के दोष पर कहीं दूर से एक दिल दोष कुरहा सुनाई दी। अब उबैद जो है तो ये ख्यालात में डूबा हुआ रिक्शे में बैठे चला जा रहा था, रिक्शे वाले का रिक्शा चलाना जारी था। लेकिन फिर अचानक से उबैद को एक आवाज़ आई, है ना, कैसी, कुरहाने की, यानी कि जब कोई ज़्यादा बीमार होता है तो आवाज़ें निकालता है ना, तो इसी तरह से दिल कुराने वाली आवाज़, है ना, और नहीफ आवाज़ यानी कि कमज़ोर आवाज़ आई। कुरहाने वाला कुछ मिनहा भी रहा था, यानी कि कुछ गुनगुना भी रहा था, कुछ बोल रहा था, मगर साफ नहीं सुनाई दे रहा था। अब देखो वाक़या जो है तो उसी तरह मुड़ रहा है, अब शाल की तरफ। शाल के साथ क्या होता है देखो, मगर साफ नहीं सुनाई दे रहा था। रिक्शा जारी था, उबैद को आवाज़ आ रही थी किसी के कुराने की, कोई बीमार पड़ा हुआ था, है ना। बीमारी की आवाज़ पहचानी जाती है, जब वो तकलीफ़ में होता है आवाज़ें निकालता है तो उसे कहते हैं कुराने की आवाज़। फिर भी आवाज़ में इंसानी दिल के लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त दर्द था, बर्दाश्त करने वाली आवाज़, ना बर्दाश्त करने वाली आवाज़, नाकाबिले बर्दाश्त यानी कि ना बर्दाश्त करने वाली आवाज़ का दर्द था, यानी कि उससे अब कोई बीमारी, कोई मुसीबत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सीने को बरमा देने वाला, आँखों में मिर्चें लगा देने वाला, सीने में खंजर, ऐसा लग रहा था कि उसके सीने में खंजर ठोसा गया हो, या आँखों में मिर्ची लगा दी गई हो, मिर्ची का पाउडर लगा दिया गया हो। उबैद ने घबराकर रिक्शे वाले से पूछा, वही आवाज़ पर अब उबैद चौकन्ना हो गया कि भाई कौन मुसीबत में पड़ा है, कौन बीमार है, किसके कुराने की आवाज़ आ रही है। तो उबैद ने घबराकर रिक्शे वाले से पूछा, अरे ये कौन कुरहा रहा है भाई, सवाल किया उससे। उसने रिक्शा धीमा करके आस्तीन से मुंह का पसीना पोंछते हुए, है ना, मेहनत मजदूरी करने वाले क्या है, उनके पास स्पेशल कोई रुमाल तो नहीं रहता कि जेब में से रुमाल निकालेंगे पसीना पोंछेंगे ना, वो फ़ौरन अपने हाथ से इस तरह करके पसीना पोंछ लेते हैं। तो रिक्शे वाले ने क्या किया, रिक्शे को धीमा किया, स्लो किया, और आस्तीन से मुंह का पसीना पोंछते हुआ कहा, ओ एक पगली सो साहब, यानी कि वहाँ पर एक पगली, एक पागल औरत सोई हुई है साहब। ओहे एक छोटा बालक छाती से लगाए सड़क पर पड़ल हो, यानी कि वो अपने एक छोटे बच्चे को सीने से लगाकर, छाती से लगाकर वहाँ पर पड़ी हुई है। बस हर विखत चिखत हो, यानी कि हर वक्त चीखते रहती है, अरे मोर बालक का बचा लियो,
और ये आवाज़ निकालती है वो बुढ़िया, वो औरत के मेरे बालक को, मेरे लड़के को बचा लो। ई सर्दी से मरत हो, यानी कि ये सर्दी से मर रहा है। अब वो बुढ़िया क्या कह रही है, वो रिक्शा वाला बयान कर रहा, क्योंकि रिक्शा वाले का वहाँ से आना जाना रोज़ाना का था, हर घड़ी का था, क्योंकि उसका काम ही था सवारियों को लाना ले जाना, और उसकी आवाज़ें वो सुनता होगा। तो वो बयान कर रहा है वो कि ये औरत जो है तो रोज़ाना ऐसी हमेशा आवाज़ लगाती है, सदा लगाती है ना, और सड़क के किनारे पर जो है तो पड़ी हुई है, हर वक्त जो है तो चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, अरे मोरे बालक का बचा लियो, यानी कि मेरे लड़के को बचा लो, ये सर्दी से मरत हो, यानी कि सर्दी से कहीं मर ना जाए, 2 ही दिन से सड़क पर पड़ा चिकत हो, यानी कि 2 दिन से सड़क पर पड़ी हुई है और चीख रही है ना। अब देखिए आगे, उबैद ने ताज्जुब से पूछा, अब उसे फिक्र हो, है ना, एहसास हुआ उसको कि अरे तो इतने बड़े शहर में किसी अल्लाह के बंदे ने उसे कोई रज़ाई या कंबल ना उड़ा दिया। उड़ा, इतने बड़े शहर है, इतने बड़े शहर में किसी ने रज़ाई लाकर, कंबल लाकर उसे नहीं उड़ाया, उसके बच्चे को नहीं बचाया। वो बोला हिमा समा, यानी कि परिंदे का नाम है आसमान, यानी कि सब लोग आसमान में उड़ने वाले हैं यहाँ के, है ना, हवा में उड़ने वाले हैं सब लोग। हुमा और सुमा ये आसमानी परिंदे का नाम है, यानी कि यहाँ के कहने का मतलब है कि यहाँ के लोग सब जो है तो सब हवा में उड़ने वाले हैं, गरीबों की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। जय के पास रज़ाई कंबल हुई, यानी कि जिसके पास रज़ाई कंबल हो भी, वो खुद ओढ़ी के पगली का दे ही, यानी कि वो जिसके पास रज़ाई कंबल है वो खुद ओढ़ेगा या उसे जाकर देगा या उसे उड़ाएगा। उबैद ने कहा अरे तो क्या हमारे शहर के रईस, अमीर, सेठ, साहूकार सब मर गए? क्या कहा उसने? हमारे शहर के रईस, अमीर, सेठ, साहूकार, कितनी चीज़ें हैं? 4। तो उसमें शजरी खाका, फ्लू चार्ट, वेब शक्ल, पूछे जाएंगे, उसको अंडरलाइन करो, करीबी है। उसने रिक्शा रोककर बड़े ज़ोर से खनकार कर सड़क पर थूका, है ना, क्या किया उसने? रिक्शा रुकाया, खंकारा, थू करके थूक दिया। अरे प्रैक्टिस करके बता रहा हूँ यार, एक्टिंग करके, तब समझ में आएगा आपके।